हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग ऑसिलेशंस के बारे में फिर बात करने आए और अब ये तीसरा पार्ट, जो पहले आपको 2 वीडियोस मिल चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने देखा होगा और उसी से आगे अब हम लोग जो कुछ उधर पढ़े उसी को थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन कह सकते हैं। अब हम उसको लेके आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट हम जा रहे हैं देखने, वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपने बहुत SHM करके सुनते हैं और इससे पहले क्लासेस में तो आप बस ऑसिलेटरी मोशन वगैरह ऐसे ही पढ़ते थे, लेकिन अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज सिंपल हार्मोनिकली या साइनसॉइडली वेरी करती हैं। अ पीरियोडिक मोशन विद साइनसॉइडल वेरिएशंस, इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आइए बात करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और पूरा वीडियो देखा करिए। और इससे बढ़ के बात, आप अपने सजेशंस जो भी आपको लगते हैं कि और सुधार के लिए ज़रूरी हैं इन वीडियोज़ में, वो ज़रूर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और नाम है हार्मोनिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन है या वाइब्रेशनल मोशन है। एंड दिस मोशन इज व्हाट? द पीरियोडिक मोशन विद साइनसॉइडल वेरिएशन। ओके, साइनसॉइडल वेरिएशन किसका वेरिएशन हो रहा है? देख रहे हैं, पोजीशन का होता है। ऑसिलेशन में किसका वेरिएशन होता है? पोजीशन का होता है, वेलोसिटी का होता है, एक्सेलरेशन का भी होता है। तो ऑफ एक्सेलरेशन है और कोई मास पार्ट के लिए या बॉडी उसमें ऑसिलेट कर रहा है तो डेफिनेटली फोर्स भी इन्वॉल्व होगा इसमें। हम उसको रिस्टोरिंग फोर्स, या पहले ही बात कर रहे थे हम लोग, पहले वीडियो में जो बात हुई थी कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो वो फोर्स भी होता है इन्वॉल्व। तो आइए तो हम उसमें देखते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, एंड दिस मोशन इज along a straight line. One thing. Second thing, its velocity varies sinusoidally. Okay, it is maximum at its mean position and zero at extremes, and this motion is along straight line. Acceleration is there, it is always directed towards mean position. A restoring force works on the oscillating particle always, which is directed towards the mean position. And magnitude of force, or you can say magnitude of acceleration, is directly proportional to displacement also. These are things which are conditions of simple harmonic motion. तो क्या बात किया हम लोगों ने? Suppose this is point or position of particle or mean position of particle. It moves to and fro about this point between extremes here and here. Okay, ये extremes है। तो ये फर्स्ट एक्सट्रीम है, ये सेकंड एक्सट्रीम। आप जिसको आप बोल दें फर्स्ट सेकंड, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर राइट साइड की ओर पॉजिटिव एज्यूम करते हैं और लेफ्ट साइड की ओर निगेटिव, सो दिस इज एक्स मैक्सिमम एंड दिस इज माइनस एक्स मैक्सिमम। दीज आर टू एक्सट्रीम्स। दिस इज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। Okay, object is moving back and forth and its velocity is changing continuously, its position is changing continuously, its acceleration is changing continuously, and force acting on it is varying continuously. So all these are sinusoidally varying. Okay, and straight line, remember it. तो यहाँ ये मीन पोजीशन हो गया, इसको O मान लेते हैं, वो ये एक्सट्रीम्स है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? आप इसको कह सकते हैं this is motion along straight line. Okay, motion along straight line. Okay, straight line. This is motion what? To and fro
to and fro motion about a fixed point, here, that fixed point is O here. उसको क्या बोलते हैं? या मीन पोजीशन. ओके, दिस इज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसा ही बोलते हैं. ठीक है. दूसरी चीज क्या है? वेलोसिटीज की क्या है? पार्टिकल की. जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वह उसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. ओके, एंड जीरो एट एक्सट्रीम्स. अगर अब ये पार्टिकल यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं होगा, अगर ये यहाँ है फिलहाल तो मीन पोजीशन की ओर रिस्टोरिंग फोर्स होगा, एक्सेलरेशन भी तभी तभी होगा. अगर ये पार्टिकल यहाँ है तब क्या होगा? मीन पोजीशन की ओर इधर की ओर फोर्स होगा. ये पार्टिकल यहाँ है तो भी फोर्स इधर होगा. एक्सेलरेशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स are directed towards mean position. Towards mean position always. Instantaneous position, relative to mean position, relative to mean position is instantaneous displacement. Instantaneous displacement. Okay. अगर आपको स्टेटमेंट देना हो तो आप इसमें से सीधा सा हम बोल सकते हैं द टू एंड फ्रो मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन अबाउट सम फिक्स्ड पॉइंट of a particle or body simple harmonic motion, and in this motion acceleration is directly proportional to displacement, and acceleration and force restoring force are always directed towards the mean position. ये एसेंशियल चीजें हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक्सेलरेशन एंड रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? ये restoring force are directly proportional to magnitude of instantaneous displacement. अभी और चीजें आएंगी. आप ये कह सकते हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है इसको आप x यहाँ बोलते हैं. ये अगर पॉजिटिव है तो फोर्स किधर होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो हमेशा अपोजिट भी होगा. तो ये भी चीजें डिस्क्रिप्शन में भी आएंगी. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी and acceleration of simple harmonic motion vary sinusoidally in time. Okay,
ये लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये टाइम डिपेंडेंट साइनसॉइडल फंक्शन है। आप कोसाइन की जगह साइन भी ले सकते हैं। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर इसकी जगह हम साइन ही यूज़ करते कि ठीक है एक्स टी इक्वल्स हम यूज़ कर लेते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो कोई इसमें अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, सिवाय इसके कि इनिशियल पोजीशन क्या होगी। सो इनिशियल कंडीशंस कैसी हैं इस पर डिपेंड करेगा कि डिस्प्लेसमेंट को साइन से दिखाएं या कोसाइन से दिखाएं। और उसके बाद फाई भी है, फाई भी क्या है, वो इनिशियल कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। तो इस फंक्शन से अगर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को, तब इसकी मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक है। और ये डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में है, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में है। और ये क्या है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए है, ठीक है। तो एक्स टी मैक्सिमम कितना है, आप इसको आप ए लिख सकते हैं, ए ही होगा। इसको आप क्या बोलते हैं, इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। तो यहां तो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ए को क्या लिखेंगे, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या लिखेंगे, इस ऑसिलेशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां पर, यहां से यहां पहुंचता है ये, तो ये वैल्यू ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फाई को कहते हैं इनिशियल फेज है, ये पूरे को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ये तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। कॉस की इंस्टेंटेनियस वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है, तो कॉस की इंस्टेंटेनियस वैल्यू यही तय करेगा कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैक्सिमम है, जीरो है, ये तो यही तय करेगा। ए तो कांस्टेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और कॉस की वैल्यू बताएगी पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्योंकि कॉस किस सिचुएशन में पार्टिकल अभी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वो तय कौन करता है, ये एंगल तय करेगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी, ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू ही तय करेगी। और तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फेज कह देते हैं। ठीक, सो ओमेगा टी प्लस फाई, इसको आप बोल देते हैं क्या है, ये फेज ऑफ एसएचएम। दिस टेल्स अबाउट इंस्टेंटेनियस पोजीशन, instantaneous position of particle which is about instantaneous position and direction of motion, direction of motion of particle in SHM। तो जो पार्टिकल एसएचएम में है उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये कौन बता पाने में एबल है, यही ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि यही टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और इसकी वैल्यू जैसी होगी, कोसाइन, इस एंगल का कोसाइन भी उसी पर डिपेंड करेगा, और वही तय करेगा कि ये एक्स टी क्या है, मीन्स किसी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो इसलिए इसको फेज कहते हैं कि कौन से फेज में अभी पार्टिकल है, मीन्स इधर चल रहा है
इधर की ओर जा रहा है, मैक्सिमम पर है, लौटने वाला है, या हाफ पर आ गया है, जा रहा है मीन पोजीशन की ओर, या हाफ पर है, मीन पोजीशन से अभी जा रहा है, ये सब कौन बताएगा? ये सब इसकी हेल्प से बता सकते हैं। फाई यहाँ पर अगर t इक्वल 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? एट t इक्वल 0, ओके, t इक्वल 0 मतलब इनिशियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। t इक्वल 0 मीन्स ये इनिशियल कंडीशंस की बात हो रही है, इनिशियल कंडीशंस, ओके। वहां पर क्या होगा? ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स फाई, ये तो होगा, ये तो 0 होगा। तो इसको बोलते हैं, फाई को इनिशियल फेज कहते हैं, इसलिए बोलते हैं फाई की इनिशियल फेज है। दिस इंप्लाइज फाई इज इनिशियल फेज। अगर इनिशियल फेज 0 हुआ तो क्या हुआ? इफ फाई इज 0, इनिशियल फेज अगर 0 हुआ फिर क्या लिख सकते हैं? एक्स टी विल बी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। तब फाई अगर 0 होता, एक अलग कंडीशन, अगर फाई अगर 0 होता यानी शुरुआत में फेज 0 होता तो एक्स टी क्या हो जाएगा? ए कॉस ओमेगा टी, ऐसा लिख पाते हैं। ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक है, तो क्या लिख सकते थे कि एक्स टी प्लस टी, अगर ये पीरियड होता, ए कॉस ओमेगा टी प्लस टी लिख सकते थे, और एक्स टी प्लस टी, पहले बात हो चुकी है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। अगर ये टी पीरियड होता इस फंक्शन का, यानी कि कितने टाइम बाद फंक्शन फिर अपने को उसी ऑर्डर में रिपीट करेगा वैल्यूज के साथ, तो वो क्या होगा? अगर टी क्या है? पीरियड है इस फंक्शन का, ठीक है, पीरियड ऑफ फंक्शन, तो फिर क्या लिख सकते थे? ओमेगा टी, तो कॉस और साइन फंक्शन का पीरियड क्या होगा? 2 पाई होता है, तो इसको ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते थे? 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि टी को हम क्या लिख सकते थे? 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा एक कांस्टेंट है, इसको आप क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई टी, तो इसको बोलते हैं ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो इन पैरामीटर्स की हेल्प से, इन क्वांटिटीज की हेल्प से जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं वहां पर, जैसे डिस्प्लेसमेंट को कहा ना कि ये साइनसॉइडली वेरी करता है, आप उसको साइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कोसाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप साइन में लिखते हैं तो क्या होगा? शुरुआत में यानी t इक्वल 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, यानी पार्टिकल कहाँ होगा? मीन पोजीशन पर होगा। और जब t की ऐसी वैल्यू हो कि ओमेगा टी क्या हो जाए? 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 रेडियन हो जाए, ऐसा होगा, तब क्या होगा? उस समय साइन अगर यहाँ होता तो मैक्सिमम हो जाता, तो ये वेरी करता। लेकिन कॉस से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी इक्वल 0 पर ही क्या होगा? ये कॉस ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, 1 होगी, तो एक्स टी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ए के इक्वल होगा। तो इनका अगर प्लॉट हम देखें, अगर टाइम डिपेंडेंट फंक्शन का, तो फिर वो कैसा दिखना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट अभी अभी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर फाई क्या है? 0, तो हम उसी को 0 ही मान के चल रहे हैं। तो ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, इसका प्लॉट कैसा होना चाहिए? कॉस है, सो 0 टाइम पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, आप समझ सकते हैं। और अभी जो हम लोग लिख रहे थे ओमेगा टी
तो टी ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें ये वन ऑसिलेशन पूरा हो जाता है ऑसिलेटिंग बॉडी का। इतने टाइम में जितना फेज चेंज होता है वो फेज कितना चेंज होता है, 2 पाई चेंज होता है, ऐसा टाइम इंटरवल है। तो जब इसकी वैल्यू अगर 0 है, t 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इतने की वैल्यू अगर ओमेगा टी की वैल्यू π/2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये एक्स टी ऐसा है और यहाँ पर टाइम है। टी की वैल्यू ऐसी हो कि ये पूरा का पूरा कितना हो जाए, ओमेगा टी कितना हो जाए, पाई हो जाए। ओमेगा टी की वैल्यू अगर पाई है तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ओमेगा टी की -1 हो जाएगी। तो ये -a, यहाँ तक तो ये +a था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -a डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। किस टाइम पर, ये तो आपने बताया π/2 पर। और वो π/2 टाइम क्या है, ये आप देखिए ना यहाँ पर, ये t क्या है, हम तो t के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना ये रिलेशन। तो t इक्वल्स क्या है, π/ω, ऐसा लिख रहे हैं। और ओमेगा क्या है, 2π/t, ये भी है। तो ओमेगा टी को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2π/t इंटू टी, यही ओमेगा टी की वैल्यू। तो यहां पर अगर देखेंगे ओमेगा टी की वैल्यू, अगर कैपिटल T/4 हो जाए तो ओमेगा टी हो जाएगा 2π/t और यहां पर ये π/2 हो जाएगा। ओमेगा टी कितनी हो जाएगी, ये π/2 हो जाएगी। तो कॉस ओमेगा टी उस समय क्या हो जाएगा, 0, ये 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर इसी के टाइम पर अगर यहाँ पर t की वैल्यू क्या लिख दी जाए, t/2 लिख दिया जाए तो यहाँ पर ओमेगा टी होगा पाई हो जाएगा। और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है तो उस समय कॉस पाई की वैल्यू, ये ओमेगा टी पाई हो जाएगा ना, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो ये एक्स टी क्या हो जाएगा, -a। तो ये टाइम कौन सा है, ये टाइम t/4 है और ये टाइम क्या है, t/2 है। इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, -a यहां पर हो जाएगा। और यही अगर 3t/4 अगर लिख देते हैं टाइम की प्लेस में, ओमेगा 2π/t है, यहां 3t/4 लिख देते तो t वैसे कैंसिल हो जाता और यहां पर क्या लिखेंगे, 3/2 पाई। और 3/2 पाई का मीनिंग क्या हुआ, कितना एंगल हो जाएगा, 270, 0 हो जाएगा। कॉस 3/2 पाई का मीनिंग क्या हो गया, 270 डिग्री हो गया। और इस कॉस 270 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां पर कितना है, t/4, t/2, 3t/4। इस टाइम पर कितना वैल्यू हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, t टाइम पर ये अगर t हो जाए तब देखिए 3t/4 पर ही देख लीजिए, ये कितना होगा, 0 वैल्यू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। और t टाइम पर कितना हो जाएगा, अगर यहां पर इस t की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल T, फिर बता दें। ऐसा टाइम इंटरवल है जिसके बाद मोशन अपने आप को फिर वैसे ही रिपीट करता है जैसे शुरुआत में था। तो यहां 2 पाई और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1+1। तो ये इस समय डिस्प्लेसमेंट cos 2 पाई अगर यहाँ 2 पाई रहेगा तो cos 2 पाई +1 होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट a इस पोजीशन में देखिए। तो ग्राफ कैसा आएगा आप देखेंगे, साइनसॉइडल वेरिएशन में ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये कोसाइन है और ऐसे इस तरह से, ठीक। इस टाइम एक्सिस पर और आगे जाते हैं तो फिर ये ऐसा रिपीट करेगा, यहां पर आएगा। तो ये ग्राफ किसके पीछे, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अगर ये साइन के साथ ले लेते तो यही वैल्यूज क्या होती, हम इसी पर साइन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर लें तो पीरियड तो वही है
चाहे साइन का चाहे कोसाइन का। तो अगर साइन का ग्राफ ले लेते, यहाँ एक्स टी इक्वल्स साइन ए साइन ओमेगा टी, अगर ऐसा लिखते तो आप समझ सकते हैं इसको, ओमेगा टी इक्वल्स 2 पाई बाई टी इंटू, अगर यहाँ 0 होता टी तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती तो साइन क्या होता, यहाँ पर साइन 0 0 होता है ना। देखिए शुरुआत में t इक्वल्स 0 रख दिया स्टार्टिंग में, तो उस समय ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ 0 होगा तो साइन ओमेगा टी 0 होगा, और साइन ओमेगा टी 0 होगा तो फिर क्या होगा, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा वेरिएशन स्टार्टिंग में t इक्वल 0 पर 0, हम साइन यहीं पर ले लेते हैं। इन्हीं एक्सेस का यूज करके हम साइन का ग्राफ खींच सकते हैं, अगर साइन के फॉर्म में अगर लिखे हों तो। और तो ये 0 टाइम पर क्या होगा, 0 होगा वैल्यू। अगर ये ऐसा होता कि t की प्लेस में क्या लिख देते हैं हम, t/4, यानी टाइम कौन सा, t/4, t/4 वही एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का पूरा टाइम t है, तो t/4 क्या होगा, 1/4 ऑसिलेशन होगा। उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, आप समझ सकते हैं कि 1/4 ऑसिलेशन का मतलब क्या है, 0 से 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, तो 1 ऑसिलेशन नहीं, वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 1 ऑसिलेशन में कितने 4/4 हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर 1/4 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, π/2, तो ओमेगा टी π/2 हो जाएगा। तो यहाँ π/2 का मतलब क्या हुआ, साइन π/2 का मतलब 1, और तो एक्स टी क्या हो जाएगा, प्लस ए, तो प्लस ए हो जाता, तो t/4 टाइम पर यहाँ क्या होगा, प्लस ए, ये प्लस ए हो जाता। और यही अगर ओमेगा टी क्या होता, हम 2t/4 यानी t/2 लेते, अगर ये t/2 होता तब क्या लिखते, तब ओमेगा टी पाई हो जाता, और यहाँ साइन पाई की वैल्यू क्या है, साइन 180 मीन्स 0, तो 0 वैल्यू है तो 0 हो जाता डिस्प्लेसमेंट। और साथ में अगर यही 3t/4 यहाँ लिख देते, t की प्लेस में 3t/4 अगर होता तो ये क्या होता, आप इसको देखिए, ये टी कैंसिल हो जाता, और 3/2 पाई मीन्स 270 का मतलब साइन 270 क्या होता है, -1 होता है। सो -1 होता किस टाइम पर, 3t/4, ये 3t/4 है ना, यहाँ पर -1 होता, -1 क्या, साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 होता, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, -a होता यहाँ पर। और फिर वैसे ही आगे बढ़ते, अगर इसको 3t/4 हो गया ना, अब 4t/4 यानी t, अगर ऐसा लिखते हैं तब इस समय क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और कितना आएगा, 2 पाई, तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर ये हम 0 लिख सकते थे इस तरह। तो फिर ये अगर इसको हम ये साइन में लिखे होते तो ग्राफ वैसा ही आता, बस डिफरेंस क्या हो जाता, ठीक है, ग्राफ वैसा ही आता और डिफरेंस ये ग्राफ। देखिए वेरिएशन, साइनसॉइडल वेरिएशन ये भी है डिस्प्लेसमेंट का। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में इतना हो गया। अभी हम वास्तव में ये तो थोड़े से मैथमेटिकली आपको बता दिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा मोशन है जिस मोशन में पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट साइन या कोसाइन का टाइम फंक्शन है, यही है, वैसा दिखा सकते हैं। ऐसे ही मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो फिजिकली वो मोशन कैसा होता होगा, ये चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसको आप ज़्यादा प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे इसको अगले वीडियो में। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक आपको समझ में ज़रूर आया होगा। थोड़ा हमने स्पीड ज़रूर थोड़ा ज़्यादा रखा कि कम टाइम में थोड़ा सा इनको हम समेट सकें, लेकिन ठीक है, हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो इसको और अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जब रेफरेंस देंगे फिजिकली कैसा ये मोशन दिखता है
तो फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको हम यहीं रोकते हैं इस वीडियो को। फिर एक बार आपसे कहते हैं कि आप वीडियोस को पूरा देखा करिए, इनको शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए और आगे साथ बने रहिए, सजेशन भेजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।